तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ करंट या फिर ईएमएफ पढ़ना है। पढ़ना तो दोनों ही है, यहाँ पे और लिखा हुआ कोई बात नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे-धीरे करके। चलिए, अब हमें जो पढ़ना है वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंस्टैन्टेनियस वैल्यू। तो ये क्या होता है वो समझ लीजिए थोड़ा-सा। मान लीजिए कि अगर मुझे आप मैं सोया हूँ और आप आते हो और आप आके मुझे पूछते हो सर अभी करंट की वैल्यू क्या है? तो मैं बोलता हूँ कि अभी करंट की वैल्यू है 4 एम्पीयर। 4 एम्पीयर। तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। और अगर आप बोले ईएमएफ तो बोलेंगे 4 वोल्ट। अब अगर मुझे थोड़ी देर बाद फिर से पूछते हो कि सर अभी कितनी है, मैं बोलूंगा फॉर एग्जांपल 8 एम्पीयर। तो देखिए ये चेंज हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, कभी 4 एम्पीयर, कभी 5 एम्पीयर, कभी 6 एम्पीयर, कभी 7 एम्पीयर। लेकिन जब आप मुझे पूछ रहे हो तो मैंने बोला 8 एम्पीयर, तो ये हो गई इंस्टेंट। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में कितनी वैल्यू थी? 8 एम्पीयर। तो दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, ये क्या होता है? एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो आप करंट की वैल्यू बताएंगे एसी सर्किट में, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, बेसिकली पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें आई क्या है, आई नॉट क्या है, ओमेगा क्या है, टी क्या है और ओमेगा टी क्या है। ठीक है, आज हम लोग जो थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसमें एक +5 भी आ जाता है। ठीक है, और इसमें जो फाई होता है उसे हम कहते हैं फेज डिफरेंस। क्या कहते हैं? फेज डिफरेंस। ठीक है, अभी देखिए हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए मान लीजिए ये एक वेव है, ये वेव यहाँ पे आई, ऐसे करके चली गई। ठीक है, और एक दूसरा एसी करंट ऐसे करके चला गया। तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये डिफरेंस है दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट में। इसे हम कहते हैं फेज डिफरेंस। इसे हम क्या कहते हैं? फेज डिफरेंस। अब आप बोलेंगे सर फेज क्या है? देखिए इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए ये इसका फेज है जो कि 0 है। ये जो इसका फेज है वो क्या है? 0 है। और इसका फेज मान लेते हैं फाई है। तो फेज डिफरेंस क्या होगा? फाई माइनस 0 इक्वल्स टू फाई। ठीक है, तो फेज डिफरेंस आपको क्या दर्शाता है कि एक ईएमएफ की जो सॉरी एक करंट की जो वेव है वो पिछले वाले से कितनी आगे है या कितनी पीछे है, ये हमें पता चलता है। तो इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। इसमें जो वैल्यू ऑफ ईएमएफ दी हुई है एट एनी इंस्टेंट, अगर मान लीजिए मैंने भी करंट के बारे में बात की कि 4 एम्पियर है, 8 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप मुझे पूछते हो, तो अगर वही आप मुझे वोल्टेज पूछते कि सर अभी कितना वोल्टेज हो रहा है, मैं बोलता 4 वोल्ट हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना वोल्टेज था? 4 वोल्ट। तो उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। और वो थोड़ा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ भी बोलते हैं। और थोड़ी देर में वो चेंज हो जाएगा, थोड़ी देर में क्या होगा? चेंज हो जाएगा, मतलब 4 से 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, मे बी 2 हो जाए। तब आप मुझे पूछोगे फिर से थोड़ी देर बाद कि सर अभी कितना है, और मैंने बोला 2 वोल्ट। तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ठीक है, तो यहां तक आई होप क्लियर है। आगे देख लेते हैं, इसको भी हम लोग इसी तरह से डिनोट करते हैं। कैसे? E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये सारे कीवर्ड्स मैंने पिछले क्लास में बताए हुए हैं। आगे देख लेते हैं। अब क्या है कि पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम क्या है, ये भी मैंने ग्राफ से बताया था कि पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। अगर मान लेते हैं ये मेरा एक वो है, क्या बोलते हैं, एसी की वेव है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ये वाली है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ये वाली है। और एक ये वाली है। लेकिन ये पॉजिटिव साइड में है और ये नेगेटिव साइड में है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसे हम कहते हैं पीक वैल्यू। इसे हम क्या कहते हैं? पीक वैल्यू। ठीक है, पीक वैल्यू। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या फिर वोल्टेज। एक एसी सर्किट में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या फिर वोल्टेज होगा उसे हम कहते हैं पीक वैल्यू। इसका दूसरा नाम क्या है? क्रेस्ट वैल्यू। और एक और नाम क्या है? एम्पलीट्यूड। अगर आप लोगों ने ऑसिलेशंस पढ़ा है, मेरा लेक्चर्स देखा हुआ है, तो आपको पता होगा कि ये वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। और मैंने यहाँ पे क्रेस्ट एंड ट्रफ का भी कंसेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। अब देखिए अगर इसकी ग्राफ बनाए तो ये रहा, देखो मैंने यहाँ पे बना दिया आई इक्वल्स टू ई नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये वाला पॉइंट जो मैक्सिमम आपको दिखाई दे रहा है ना, सॉरी ये वाला, इसे कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब हमें जो देखना है वो मीन और एवरेज वैल्यू। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीन और एवरेज वैल्यू से हर साल बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इसको समझना होगा क्या है। देखिए आप अगर मान लीजिए ये एक वेव है, ये एक वेव है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ये वन साइकिल हुआ एसी का। अब मान लीजिए इस पॉइंट पे एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इस पॉइंट पे एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इस पॉइंट पे एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ये टाइम का ग्राफ है। ये जो लाइन है ये टाइम को दर्शाती है, और ये जो लाइन है ये आपके करंट को दर्शाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एट टी इक्वल्स टू 0 करंट कितना है? 0। एट टी इक्वल्स टू 1 कितना होगा? पता नहीं, मान लीजिए इतना होगा, है ना। तो ये सारी की सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, ऐसे करके हमारे पास ढेर सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगी। अब हम सबके अगर अर्थमेटिक मीन निकाल दें, अगर इन सबका अर्थमेटिक मीन निकाल दें,
तो जो वैल्यू हमें मिलेगी उसे हम कहते हैं मीन और एवरेज वैल्यू। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास 1 रुपये है, 4 5 रुपये है और मान लीजिए 6 रुपये है, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 1 + 5 + 6 और 1 2 3 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 6 12 4, 4 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया इसका अर्थमेटिक मीन। उसी तरह से हमें क्या करना है कि जितने भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट मिलते हैं, 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, उनको सबको क्या करना है, हमें उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। अब इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि इंस्टेंटेनियस सॉरी एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू जो हम निकालते हैं हमेशा हाफ साइकिल के लिए ही निकालते हैं, पूरी साइकिल के लिए नहीं निकालते। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों है सर, हाफ साइकिल के लिए ही क्यों निकालें? तो मैंने आपको पहले भी बताया और अभी फिर से बताता हूँ। ये देखिए, ये पॉजिटिव हाफ है और ये नेगेटिव हाफ है, और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो बराबर होता है। पॉजिटिव हाफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वही नेगेटिव हाफ का भी मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वही यहाँ पे भी वही वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इसका एवरेज मिला हमें x, तो इसका एवरेज कितना मिलेगा? -x। तो टोटल कितना आ गया? +x - x बाई 2 इक्वल्स टू जीरो। तो फुल साइकिल में क्या हो जाता है? एवरेज करंट हो जाता है हमारा जीरो। फुल साइकिल में एवरेज करंट क्या हो जाता है? जीरो। आई होप ये चीज क्लियर है। अब देखिए मैंने यहाँ पे रीजन भी लिख दिया है। अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल इतना होता है, पॉजिटिव होता है, और ड्यूरिंग अदर हाफ साइकिल इट इज नेगेटिव। तो पूरा का अगर एवरेज निकालेंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। आप लोगों को क्या करना है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। आपको वीडियो जैसे मैं 1 2 3 करके काउंट करूंगा, हर एक वीडियो के बाद, हर एक पॉइंट के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको पॉज करके वीडियो का उसका सारा नोट यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। जैसे अभी आपको कॉपी करना है, मैं 1 2 3, आशा करता हूँ आपने पॉज करके अभी नोट डाउन कर लिया होगा। आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है आई एवरेज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू आई नॉट। आई एवरेज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू आई नॉट। अरे यार 2 तो कांस्टेंट है और पाई की वैल्यू भी मुझे पता है कितनी होती है, 22/7। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी आई एवरेज इक्वल्स टू 0.637 इंटू आई नॉट। आई एवरेज इक्वल्स टू 0.637 इंटू आई नॉट। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एवरेज वैल्यू जो होती है 63.7% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर मेरा मैक्सिमम करंट की वैल्यू है 100 एम्पियर, तो उसकी एवरेज जनरली क्या आएगी, अप्रोक्सीमेट 63.7 एम्पियर आएगी। आई होप ये चीज क्लियर है। अब आप लोग सोचेंगे कि सर ये क्या बता रहे हो, हम लोग उसको डेराइव अभी करने वाले हैं, टेंशन मत लो। ये जस्ट मैंने अगर इसका डेफिनेशन बता दिया है तो मैं सोच रहा था कि इसका फॉर्मूला वगैरह भी आप लोग को दे दूं तो एक सीक्वेंस में चलेगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप आई एवरेज निकालते हो और अगर आपका 63.7% ऑफ आई नॉट आता है, उसी तरह से अगर आप लोग ई एवरेज यानी कि वोल्टेज या फिर ईएमएफ की एवरेज निकालते हो तो उसमें भी सेम टू सेम फॉर्मूला आएगा। ई एवरेज इक्वल्स टू 2/पाई इंटू ई नॉट, और 2/पाई की वैल्यू होगी 0.67 यानी कि 63.7% ऑफ ई नॉट। आई होप दिस मच इज क्लियर। ये जो पोर्शन में अगर कोई भी डाउट है तो डोंट वरी, वी विल डेराइव दिस वन राइट नाउ। अभी हम डेराइव करेंगे, आगे देख लेते हैं। अब हमें देखना है कि इसका प्रूफ कैसे आएगा। देखो अभी मैंने आपको बोला कि देखो भैया आई एवरेज इक्वल्स टू ये होता है, आई एवरेज इक्वल्स टू ये होता है। अब इसको कैसे आया वो मैं दिखाता हूं आपको। देखिए हम लोगों ने क्लास 11th के जो बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपको सिखाया था एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन निकालना, एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन निकालना। तो ये देखिए ये मेरा फंक्शन है एफ टी डी टी अपॉन ये फॉर्मूला होता है। किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उसका एफ टी फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, फिर डी टी करते हैं और फिर T1 से T2 तक का उसका एवरेज निकाल लेते हैं, बाई T1 से T2 तक का उसको टाइम से भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं भी देख रखा है तो एक बार उसको आप, क्योंकि पूरा 11 लेक्चर इस वक्त देखना आपके लिए मुश्किल होगा, नामुमकिन जैसा ही होगा मान लीजिए, तो इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि यू कैन डू वन थिंग, आप लोग एक काम कर सकते हो, इस फॉर्मूला को फॉर द टाइमिंग आप लोग याद रख लो। ठीक है, कि एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो आई होप आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज आपने मैथ्स में पढ़ रखा है। आगे देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, मीन और एवरेज निकालना है। बट इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या थी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, अभी पढ़ा था। ये जो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी क्या है, ये आई है हमारा इंस्टेंटेनियस करंट, इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जो फंक्शन लिखा था ना, ये हमारा फंक्शन क्या है, ये वाला है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमारा फंक्शन क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। और यहाँ पे मैंने गलती से आई लिख दिया, यहाँ पे आई नहीं होगा, डी टी ही रहेगा। ठीक है, और हमें किसका निकालना है, हाफ साइकिल का, मतलब 0 से लेके t/2 तक का। तो हमारा t1 हो जाएगा 0 और अपर लिमिट हो जाएगी t/2, 0 हो जाएगा t/2। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे ये आई नहीं होगा।
अगर इसको आगे हम लोग थोड़ा सा और लेके चलें तो ये वाला हमारा इंटीग्रेशन करने पे इसका आएगा, अगर किसी को याद नहीं है तो मैं फिर से बता दूं, साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अब आप बोल रहे हो कि सर इतना शॉर्टकट में कर रहे हो, आपको डेराइव क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि देखो देखो भाई, क्लास 11th में ये सब चीज किया जाता है, क्लास 12th में वी डोंट हैव दिस मच टाइम कि मैं आपको पहले इंटीग्रेशन सिखाऊं फिर डिफरेंशिएशन सिखाऊं फिर हम लोग आगे बढ़े। तो और जरूरत भी नहीं है, और कहें तो जरूरत भी नहीं है। आप अगर क्लास 11 में ठीक से पढ़े हुए हो, जरूरी नहीं मुझसे ही पढ़े हो, किसी से भी पढ़े हो, तो वो आपको ये चीज सिखाएगा ही सिखाएगा, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको थोड़ा ज्यादा डाउट लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे कमेंट में लिख दीजिए, हम आपको वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट पे, कि आप रिक्वेस्ट छोड़ दीजिए, देख लेंगे उसको। आप देखिए ये जो आपका साइन ओमेगा टी डी टी का जो इंटीग्रेशन है, साइन ओमेगा टी डी टी का जो इंटीग्रेशन है, उसका इंटीग्रेट करने पे आंसर आता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन है, इसका जो इंटीग्रेशन है ये वाले पोर्शन का, वो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। और जो कांस्टेंट था उसको बाहर भेज देंगे, ये आई नॉट कांस्टेंट है उसको बाहर भेज दिया। तो देखो आई नॉट ये वाला हो गया ऊपर वाले की कहानी, ये हो गया ऊपर वाले की कहानी। और नीचे वाले का क्या आएगा? नीचे वाले का हमारा आएगा इंटीग्रेशन करने पे t/2। तो यहाँ पे देखो अच्छे से बताता हूँ, रुको। यहाँ पे आएगा आपका आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा और 0 t/2। और नीचे में जो इंटीग्रेशन हो रहा है इसका, इसका वैल्यू आएगी आपकी t/2, ठीक है। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 2/t हो जाएगा, ठीक है, और ये हट जाएगा। तो ये आ गया मेरे यहाँ पे, ये वाली कहानी आ गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो ओमेगा था ना, कॉस के नीचे दिखा रहा हूं, ये जो ओमेगा था इसके बदले मैंने क्या लिख दिया, उसके बदले मैंने लिखा 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। अब देखो एक चीज आप ढंग से, अगर मैं इसके बदले में 2 पाई अपॉन टी लिखूंगा तो मैं इसको बाहर ला सकता हूँ, फिर कांस्टेंट है तो मेरा आ जाएगा 2 पाई टी इंटू आई नॉट इंटू टी अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 to t/2। तो अब ये सब जो भी काटना होगा वो हम लोग, देखो मैंने यहाँ पे ले आया हूँ, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, 2 I0 t अपॉन 2 पाई, ये सेम सेम चीज मैंने यहाँ लिखी है। अब इसमें 2 काट देंगे और टी को भी काट देंगे, बचेगा जो सामान हमारा वो हो जाएगा हमारा ये वाला। कैसे आया अब ये वाला? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये जो स्मॉल टी दिखाई दे रहा है इसमें पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे, यानी कि कॉस 2 पाई इंटू टी/2 माइनस माइनस कॉस t/, अब यहाँ पे जो स्मॉल टी उसको लेके आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये देखो स्मॉल टी का लेके आ गया 0 आ गया। आई होप आपको इंटीग्रेशन आता होगा, ठीक है। अब जो इसको हम लोग आगे जब सॉल्व करेंगे आसानी से तो हमें ये चीज पता चलेगी, ये कट गया। और कॉस पाई की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है -1 होती है, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज दिस विल बिकम योर 0, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका +1, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा आंसर आ गया आई नॉट अपॉन पाई इंटू 2। क्यों? देखिए ये आई नॉट अपॉन पाई, यहाँ पे आया हमारा कॉस पाई की वैल्यू थी -1, तो माइनस ऑफ -1, और यहाँ पे माइनस है पहले से, और इसकी भी माइनस, और कॉस 0 की वैल्यू 1। तो अल्टीमेटली हाउ मच यू आर गेटिंग? माइनस माइनस +1 माइनस माइनस +1 यानी कि 2। तो यहाँ पे आ गया मेरा 2, ठीक है। देखिए मैं समझ सकता हूँ अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, फिर भी इसलिए अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इंटीग्रेशन के हमारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं है। अब देखिए मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अ करंट क्या होता है, ये भी इसी तरह से आएगा, ठीक है। कैसे आएगा? 2 एप्सिलॉन अपॉन पाई इक्वल टू 0.637। इसमें बस आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी लिया, यहाँ पे आप लेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी, और बाकी का पूरा प्रोसेस इसमें सेम रहेगा, ठीक है।